हेलो दोस्तों, एशिया के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 2 में हम लोग ईस्ट एशिया से शुरू करते हैं। ईस्ट एशिया में भी इंडोनेशिया से शुरू करते हैं। इंडोनेशिया में देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है मिन्हासा पेनिनसुला। मिन्हासा जो पेनिनसुला है वो दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप क्या है तो जवाब क्या होगा? मिन्हासा प्रायद्वीप। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है तो जवाब होगा इंडोनेशिया। फिर इसके बाद देखते हैं मुलक्कन आइलैंड। मुलक्का या दुनिया का मसाला द्वीप। मुलक्का आइलैंड को दुनिया का मसाला द्वीप कहते हैं। ये जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये हैं मुलक्कन आइलैंड। और ये कहाँ पे हैं? ये हैं इंडोनेशिया में। फिर इसके बाद इंडोनेशिया में ऑक्टोपस आइलैंड भी इंडोनेशिया के कुछ रीजन्स को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑक्टोपस मिलते हैं। जैसे ये वाला जो ऑक्टोपस आपको दिख रहा है, ये मिमिक ऑक्टोपस बोलते हैं इसको। मिमिक ऑक्टोपस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरे जीव जंतुओं की तरह आकार ग्रहण कर लेता है। कभी सितारा मछली बन जाएगा, कभी कोई मछली बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। तो अपने विभिन्न तरीक़ों से अपने शेप को बदलता रहता है। उस शेप को बदलने की वजह से इसको मिमिक ऑक्टोपस बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये नारियल ऑक्टोपस है। नारियल ऑक्टोपस क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो नारियल की तरीके का है और वैसे ही खुलता और बंद होता है। ये भी मिमिक जैसा है लेकिन मिमिक से अलग है। तो बहुत सारे जो ऑक्टोपस हैं यहाँ पाए जाते हैं। इनके बारे में बहुत सारा अगर आपको डिस्कशन देखना हो तो ये आप नॉर्थ सुलावेसी में पाए जाने वाले ऑक्टोपस के बारे में आप देख लेना। तो सुलावेसी आइलैंड या सेलेवस आइलैंड को ऑक्टोपस आइलैंड बोलते हैं। और ये दोनों आइलैंड कहाँ पे हैं? ये आइलैंड हैं आपके इंडोनेशिया में। चलिए अब अगले पे आ जाते हैं। म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिता। म्यांमार की सबसे इम्पोर्टेंट जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसको अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं। और ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय का ही विस्तार है। और जो अपने यहाँ पे अंडमान पाए जाते हैं, अंडमान पर्वत जो पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप पाए जाते हैं, वो किसका विस्तार है? वो अराकान योमा का विस्तार है। कुल मिला के अंडमान हिमालय का विस्तार है, अराकान योमा हिमालय का विस्तार है। तो आप इस तरीके से इनको देख सकते हो। ये देखो मैप, सिविल स्टेली का बेहतरीन मैप है जिसमें इन्होंने पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ से अराकान योमा आ जाता है। अराकान योमा के बाद ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है। ये सारे एक दूसरे के ही विस्तारित भाग हैं। अराकान योमा एक वलित पर्वत है। माउंट हकाबा राजी इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो ये आपको याद रखना है, माउंट हकाकाबो राजी इसकी सर्वोच्च चोटी है। ये देखिए, ये आपको चोटी दिख रही है, माउंट हकाकाबो राजी। पेगु योमा और शान प्लेटू भी म्यांमार में है। अब पेगु योमा और सान प्लेटू ये भी म्यांमार में हैं। ये म्यांमार के प्रमुख प्लेटू हैं जिनसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है पेगु योमा और शान प्लेटू। इरावदी नदी कहाँ से प्रभावित हो रही है? अराकान योमा से प्रभावित होने वाली इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, इरावदी नदी जो म्यांमार की एक महत्वपूर्ण नदी है। रंगून और मांडले इसके तट पर अवस्थित हैं। ये आपको याद रखना है, इरावदी नदी के तट पर रंगून और मांडले अवस्थित हैं। फिर इसके बाद साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। तिब्बत के पठार में न्यू रिवर के नाम से इसका उद्गम होता है। और ये ऐसे होते हुई म्यांमार होते हुई ये कहाँ पे गिर जाती है? मर्तवान की खाड़ी में गिर जाती है, अंडमान सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। यानी मूल रूप से ये न्यू रिवर है जो तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है। और उद्गमित होते हुए म्यांमार में जब आती है तो म्यांमार में इसी नदी को क्या कहते हैं? साल्वीन नदी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी मैं दोस्तों, चिंदविन नदी किसकी सहायक नदी है? इरावदी नदी की सहायक नदी है। अब चलते हैं हम लोग, सागवान या टीक वुड का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन है? म्यांमार है। फिर इसके बाद पेगुयोमा अलोह धात्विक खनिज के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और म्यांमार का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? सित्वे पोर्ट है। दावेई के बारे में देख लीजिए, म्यांमार का पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो म्यांमार का अगर आपसे पेट्रोलियम क्षेत्र पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? दावेई होगा। फिर इसके बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी, ये नदी का नाम आपको याद रखना है। बैंकॉक किस नदी के किनारे है? चाओ फ्राया नदी के किनारे है। रंगून और मांडले किस नदी के किनारे थे? रंगून और मांडले आपके इरावदी नदी के किनारे बसे थे। ये थे इरावदी नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट शहर है वो किसी नदी के किनारे है, वो आपको याद करना है पीसीएस की परीक्षा के पर्सपेक्टिव से। कोरल प्लेटू खनिज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शान प्लेटू पेगु योमा थे वैसे ही। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? थाईलैंड। पर्यटन केंद्र यहाँ पे बैंकॉक, फुटेट, पटाया यहाँ के पर्यटन केंद्र हैं।
लाओस, लाओस की राजधानी है वियंतियन। राजधानी भी आपको याद रखनी है, लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियन। हजारों हाथियों का देश किसको कहते हैं? लाओस को कहते हैं। और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप अंतर इसमें बनाए रखना। फिर ये मेकोंग रिवर देखिए, मेकोंग रिवर ये जा रही है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर भी तिब्बत के पठार से उद्गम होता है इसका। जहाँ से सालवीन उद्गमित हो रही है ना, उसी से थोड़ी दूरी पर मेकोंग रिवर निकलती है और चाइना से होती हुई थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इन सारे क्षेत्रों से होती हुई वो कहाँ पे गिर जाती है? दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। अपना प्रवाहित होकर विसर्जन कहाँ कर देती है? दक्षिण चीन सागर में कर देती है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकोंग नदी। ठीक, तो इंडिया हमेशा मेकोंग नदी को लेके जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं इनके साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करता रहता है। लाओस और कंबोडिया की ये जीवन रेखा है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। कंबोडिया राजधानी आपको यहाँ पे दिख रही है, नोम पेन है। और ये कंबोडिया की सबसे महत्वपूर्ण लेक है टोनले सैप लेक। टोनले सैप लेक इसको बोलते हैं, टोनले सैप झील। ये कंबोडिया की सबसे महत्वपूर्ण झील है। बस कंबोडिया के बारे में यही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई में ये देखिए अन्नामाइट श्रेणी, यहाँ पे वियतनाम में अन्नामाइट श्रेणी है, साउथ ईस्ट एशिया इंडो चाइना वाले रीजन में। फिर इसके बाद आप देखिए वियतनाम में एक रिवर है जिसको रेड रिवर बोलते हैं। और रेड रिवर भी कहाँ से निकलती है? रेड रिवर भी वहीं तिब्बत के पठार के आसपास से निकल रही है और ये हनोई से होके निकल रही है। तो रेड रिवर के किनारे कौन सा शहर है? हनोई। इसके पहले हम लोगों ने दो नदियाँ देखी, जैसे रंगून और मांडले। ये किस नदी के किनारे हैं? रंगून और मांडले इरावदी नदी के किनारे हैं। इसके अलावा हनोई किस नदी के किनारे है? रेड रिवर के किनारे है। एक शहर और देखा था, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। रेड नदी, जिसे वियतनामी में हंग नदी और सोंग काई और चीनी में युआन नदी भी कहते हैं। यानी चीन में जब ये रहती है तो उसका नाम क्या है? युआन नदी। आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण पश्चिम चीन में यूनान से उत्तरी वियतनाम होते हुए टोंकिन की खाड़ी में गिरती है, ठीक, ये याद रख लेना। रेड रिवर नाम से एक नदी है अमेरिका में और एक नदी है पेरू में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि रेड रिवर को रेड रिवर नाम क्यों दिया गया? जाहिर सी बात है कि इसका पानी कैसा होगा? लाल होगा। लेकिन पानी लाल होने का कारण क्या है? पानी लाल होने का कारण है लाल बलुआ पत्थर। क्योंकि ये जिस रीजन से गुजरती है वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और जब बरसात का सीज़न होता है तो बरसात के सीज़न में तेज़ी से लाल बलुआ पत्थर से क्या होता है? अवसादों का निष्कासन होता है। और जब अवसाद निकलते हैं उससे तो लाल बलुआ पत्थर के अवसादों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नदी में। इस वजह से इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। इन सारी जो तीनों नदियां हैं और तीनों नदियां जो रेड रिवर हैं, उन सभी का कारण केवल एक ही है कि वहाँ पर अवसादों की मात्रा इतनी ज़्यादा संग्रहित हो जाती है और वो लाल बलुआ पत्थर के अवसाद होते हैं, जिस कारण से इस नदी का रंग लाल लाल या मटमैला लाल दिखने लगता है। अब दोस्तों हम मलेशिया पे आ जाते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, आप बचपन से पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद मलेशिया टिन के भंडारों के लिए बहुत जाना जाता है। क्रा पेनिनसुला, किंटा वैली और केलांग वैली, ये टिन के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो क्रा पेनिनसुला, किंटा वैली और केलांग वैली, UPPCS 2019-18 में शायद पूछ चुकी है किंटा वैली के बारे में कि किंटा वैली किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो जवाब क्या था? टिन। केलांग वैली टिन, क्रा पेनिनसुला टिन। अब क्रा पेनिनसुला से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, क्रा इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है कि दो जल राशियों को अलग करने वाली, दो जल राशियों को ये क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। और दो स्थल राशियों को या स्थल भाग को कनेक्ट करने वाली, दो स्थल भागों को कनेक्ट करने वाली और दो जल राशियों को अलग करने वाली जो भौतिक संरचना होती है उसको कहते हैं इस्थमस। जल संधि क्या होती है? जल संधि ठीक उल्टा होती है। दो स्थल भागों को अलग करने वाली और दो जल राशियों को जोड़ने वाली जो भौतिक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें किंटा घाटी के बाद आइपो सिटी मिली। आइपो सिटी आयरन, स्टील और टिन दोनों के भंडारों के लिए फेमस है। कोरट प्लेटू के आसपास है ये। फिर इसके बाद कोरट प्लेटू आपको मिला। कोरट का पठार आप याद रखना, कोरट का पठार मलेशिया में पाया जाता है, ठीक। तो कोरट पठार आपको याद रखना है मलेशिया। किंटा घाटी, केलांग घाटी कहाँ पे है? मलेशिया। फिर इसके बाद कोटा बहारू और जोहोर बहारू यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। ये देखिए, ये कोटा बहारू बंदरगाह है और यहाँ पे जोहोर बहारू बंदरगाह मिलता है।
यहाँ पे और नीचे जाने पे जोहोर बाहरू बंदरगाह मिलता है। मिरी और सेरिया यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं और सेमांग यहाँ की जनजाति प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ पे मिरी अपन को दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई है। ठीक है, चलो किनावालू एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब किनावालू कहाँ पे? किनावालू यहाँ कहीं पे है ऊपर। जब हम मलेशिया से ऊपर जाते हैं इस वाले क्षेत्र में तो वहाँ पे किनाबालू ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस आइलैंड पे है? जावा आइलैंड पे है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ये नहीं कि जकार्ता जावा आइलैंड पे है, आइलैंड का क्रम मुझे याद आ गया था अचानक से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो कालीमंडन क्षेत्र है कहाँ पे? मूल रूप से कहाँ पे? इंडोनेशिया में कालीमंडन क्षेत्र है। और किस लिए फेमस है? विषुवतीय वर्षा वनों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे लगातार बारिश होती है, 4 बजे के आसपास डेली बारिश होती है और यहाँ से विषुवतीय वर्षा वन स्थापित हो गए हैं, इसीलिए ये कालीमंडन क्षेत्र अपने विषुवतीय वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। बालिकपप्पन तेल भंडार है। तेल भंडार कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। द्वीपों की अवस्थिति क्रम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्चिम से पूर्व लगाने को आएगा तो सबसे पहले लगाएंगे आप सुमात्रा के बाद जावा के बाद बाली के बाद लोम्बोक के बाद सुम्बा और फिर इसके बाद ये जो आपको तिमोर आपको नहीं देखना है, तिमोर के पहले जो रीजन है फ्लोरेस, सुम्बा फ्लोरेस। अभी पीसीएस ने यहाँ तक पूछा है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। क्या पता कल के दिन वो बाली लोम्बोक को मिला के सुम्बा और फ्लोरेस यहाँ तक पूछ ले, तो आपको यहाँ तक भी याद रखना है, ठीक। लेकिन अगर आपके सामने ये नहीं आए, सुमात्रा जावा नहीं आया, यहाँ से ये वाला जो क्रम है, ये वाले क्षेत्र का क्रम नहीं आया, मान लो उन्होंने इस वाले क्षेत्र का क्रम पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? तब सबसे पहले आप सुमात्रा रखोगे, फिर बोर्नियो रखोगे, फिर सुलावेसी रखोगे और फिर उसके बाद न्यू गिनी रखोगे, ठीक। तो ये दोनों क्रम आपको याद होने चाहिए। अभी तक सिर्फ यूपी पीसीएस ने ये वाला क्रम पूछा है, कभी भी ये वाला क्रम पूछ सकती है, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनी। तो एक क्रम और आपको याद रखना है, वो क्रम क्या है? सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और इसके बाद न्यू गिनी। ये क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइटेनियम खनिज हेतु प्रसिद्ध कौन है? जावा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? जावा। फिर इसके बाद सबसे गहन कृषि प्रणाली वाला द्वीप जावा। इंडोनेशिया में 90% जनसंख्या कहाँ पे रहती है? जावा। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कंटेंट कहाँ से लाता है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान है मुझे पढ़ाने वाले शिक्षकों का। आदरणीय कुमार गौरव सर, आदरणीय आलोक रंजन सर, उन सब का योगदान है कि उनके बनाए हुए नोट्स से मैंने जो कोलैबोरेशन किया है, यहाँ नोट्स को एक तरह से कंबाइंड किया है, उसका ये प्रतिरूप है। और इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मेरे गुरुओं का है। 5 सितंबर आने वाला है, इसलिए मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप तक ये कंटेंट पहुँचा पा रहा हूँ। चलिए, इसके बाद रिसर्च गेट का ये सोर्स है सेमरांग, पलेम्बांग, मलांग आदि यहाँ के पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। तो पेट्रोलियम क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो सेमरांग है, पलेम्बांग है, पदांग है, मैदान है, ये सारे पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। ये सारे पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे मिलते हैं? ये सारे पेट्रोलियम क्षेत्र आपको इंडोनेशिया द्वीप पे मिलते हैं। बाली को हिंदू द्वीप कहते हैं। लोम्बोक जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे? इंडोनेशिया में, क्योंकि लोम्बोक यहाँ का आइलैंड है। चलिए अब फिलीपींस पे आ जाते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला किस द्वीप पे है? लुजोन द्वीप पे है। जावा द्वीप पे कौन सी थी? जकार्ता। मिंडानाओ द्वीप बैगुओ जनजाति का निवास स्थान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कल के दिन कि बैगुओ जनजाति किस क्षेत्र में रहती है, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब होगा फिलीपींस। फिलीपींस में रहती है बैगुओ जनजाति। सेमांग जनजाति के बारे में आए तो कमेंट करके बताइए कौन सा द्वीप होगा। चलिए, अब ये आपका बोर्नियो है, ये कालीमंतन क्षेत्र आप पहले ही देख चुके हो। सुलावेसी, फिलीपींस, और फिलीपींस यहाँ कहीं पे है, ठीक। ये मिंडानाओ आपको दिख रहा है, यहाँ कहीं पे फिलीपींस पाया जाता है। सुलू सागर ब्रूनई और फिलीपींस के बीच में है। ये आपको सुलू सागर दिख रहा होगा, ये सुलू सी है। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा। सिलेबस सी इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य है। ये सिलेबस सी है। सिलेबस सी किसके बीच में है? इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य। मंगोलिया की राजधानी उलन-बटार है। यहाँ गोबी डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। गोबी डेजर्ट इसकी जो क्षेत्रीय सीमा है वो चाइना से भी थोड़ा बहुत लगती है। अब आ गया चाइना।
चाइना के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देखनी है। सबसे पहले तो ये जो लायोनिंग क्षेत्र है ना, ये लायोनिंग क्षेत्र, इसको लायोनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइन जैसी आकृति बनाता है। लाइन जैसी आकृति बनाने के कारण इस रीजन का नाम लायोनिंग रीजन रख दिया गया। और दूसरा, यहाँ पे मगडेन त्रिकोण, यहीं पे मगडेन त्रिकोण पाया जाता है। और मगडेन त्रिकोण अपने लौह अयस्क भंडारों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क भंडारों के लिए। सैंडोंग क्षेत्र भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। फिर इसके बाद ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं ना, सांगसी और शैंक्सी, कहाँ गया शैंक्सी? सांगसी और शैंक्सी, ये दो क्षेत्र हैं ना, ये अपने कोयला भंडारों के लिए फेमस हैं। सांगसी और शैंक्सी कोयला भंडारों के लिए फेमस हैं। इसके अलावा आपको जो यूनान दिख रहा है, यूनान, प्लेटू, गिजोउ, ये सभी क्षेत्र अपने अयस्कों के लिए या अपने धात्विक भंडारों के लिए फेमस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सांगसी शैंक्सी क्षेत्र चीन में प्रमुख कोयला क्षेत्र है। मगडेन त्रिकोण लौह इस्पात उद्योग हेतु फेमस है। सैंडोंग लौह अयस्क क्षेत्र है। बीजिंग और तियानजिंग जुड़वां शहर है। अब ये देखो, आपका बीजिंग कहाँ है? आपका बीजिंग, और यहाँ पे कहाँ गया बीजिंग? देखिए, इसमें हमें लगता है ही नहीं बीजिंग। ठीक, बीजिंग और तियानजिंग जुड़वां शहरों के एग्जाम्पल हैं। चलिए बोहाई की खाड़ी देख लेते हैं। बोहाई की खाड़ी, कहीं पे भी खाड़ी शब्द आ जाए, खाड़ी शब्द का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों से बना हुआ है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं खाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो। तो बोहाई की खाड़ी चीन और कोरिया के बीच पेट्रोलियम क्षेत्र है। यूनान चीन की खनिज राजधानी बोलते हैं यूनान को। ग्विझोउ को टिन राजधानी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने किंटा वैली, मलेशिया में किंटा और केलांग वैली देखा, क्रा जो पेनिनसुला था वो देखा, वो भी टिन के लिए फेमस था। और यहाँ पे ग्विझोउ चीन की टिन राजधानी कही जाती है। यूनान को चीन की खनिज राजधानी कहते हैं। सिचुआन जो क्षेत्र है वो चावल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे सिचुआन क्षेत्र भी था, ये है सिचुआन क्षेत्र, ये चावल उत्पादक क्षेत्र है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइना में फिर देखिए कुनलुन शान, ये देखिए कुनलुन शान माउंटेन्स यहाँ पे हैं। तीन शान माउंटेन यहाँ पे हैं। तिब्बत का पठार है यहाँ पे। और ये मंचूरिया वाला रीजन है, ये भी मंचूरिया वाला रीजन बहुत फेमस है चीन में। और अल्तुन शान, ये जो रीजन है ये है अल्तुन शान। तो ये सारे जो पठारी क्षेत्र हैं, ये सारे पठारी क्षेत्र कहाँ पे पाए जा रहे हैं? चीन में पाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक जो बेसिन है वो आपको याद रखना है, तरीम बेसिन। तरीम बेसिन ये रहा आपका, ये है आपका तरीम बेसिन। तरीम बेसिन आपको याद रखना है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये उत्पादन क्षेत्र हैं प्रमुख चाइना के। चाइना के कुछ डेजर्ट के बारे में आप देख लो। टकलामकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट भी यहाँ पे आता है, लोएस का पठार। तो सबसे पहले ये है आपका जो रीजन है वो है टकलामकान क्षेत्र, ठीक। फिर इसके बाद ये मंगोलिया और चाइना के बीच में गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट के बाद ये है आपका लोएस का पठार। लोएस का पठार वही पठार है जिससे होकर येल्लो रिवर बहती है, जिसको प्यार से वांगबो रिवर भी कहते हैं, और चीन का शोक भी है जो। फिर बंडेनजरान डेजर्ट, बंडेनजरान डेजर्ट ये वाला रीजन है, ये पूरी तरह से चाइना में आता है। ओर्डोस डेजर्ट ये 5वें नंबर का है, ये भी पूरी तरह से चाइना में आता है। इनर मंगोलिया प्लेटू, इनर मंगोलिया प्लेटू ये वाला जो रीजन है जहाँ पे आपको इनर मंगोलिया, ये है जो मंगोलिया में, जिसका अधिकतर भाग मंगोलिया में है और कुछ भाग चाइना में आता है, इसीलिए इसको इनर मंगोलिया प्लेटू भी कहते हैं। और ये मंचूरिया रीजन है। तो डेजर्ट्स का नाम आपको याद रखना है, टकलामकान, गोबी डेजर्ट, बंदारन-जरान डेजर्ट और ओर्डोस डेजर्ट। ये चारों के चारों डेजर्ट चाइना में पाए जाते हैं, जिसमें से गोबी डेजर्ट मंगोलिया के साथ भी सीमा साझा करता है। टकलामकान चीन का शोक ह्वांगो नदी यहीं से निकलती है। ह्वांगो नदी दिखा दें आपको, ये जो नदी निकल रही है ना, ये वाली जो नदी जा रही है, ये है ह्वांगो। जापान में द्वीपों का क्रम अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर है होकाइडो, फिर उसके बाद होन्शु जो सबसे बड़ा है, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। ये क्रम आपको याद रखना है, 109% आपको याद रखना है ये वाला क्रम, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रम है। ये देखिए आप, होकाइडो सबसे पहले, फिर उसके बाद होन्शु, फिर उसके बाद शिकोकू, फिर उसके बाद क्यूशू, और क्यूशू के नीचे है ओकिनावा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट है होकाइडो और होन्शु के बीच में, जिसको कहते हैं सुगारू जल संधि। ठीक,
सुगारू जल संधि होकाइडो और होन्शू के मध्य है। ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। आकार के आधार पर अगर इसके द्वीपों का क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शू, फिर इसके बाद होकाइडो, फिर क्यूशू और फिर से कोकू। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो अलग क्रम हो जाएगा, आकार के आधार पर अगर क्रम पूछेगा तो अलग क्रम हो जाएगा, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। शिनानो जापान की सबसे लंबी नदी है, शिनानो। फिर इसके बाद जापान के कुछ प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इशिकारी प्लेन, कांटो प्लेन्स, नोबी प्लेन, ओसाका प्लेन, ये चारों के चारों प्लेन याद रख दीजिए। और एक प्लेन और है किंकी प्लेन जो जापान में पाया जाता है। ठीक, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा मैप उन्होंने दिया। कांटो प्लेन्स, किंकी प्लेन्स जापान के मैदानी इलाके हैं। इसके अलावा इशिकारी प्लेन और नोबी प्लेन ये भी आपको याद रखनी है। मैप ऑफ जापान देख लो, ये ओसाका आपको दिख रहा है, ये नगोया आपको दिख रहा है, ये शिजुका भी आ गई। ठीक, शिजुका पे ध्यान मत दो अभी। ठीक, क्योटो सांस्कृतिक राजधानी है, कोबे, कोबे दिख रही है आपको, नागासाकी, हिरोशिमा ये रहे जहाँ पे आक्रमण हुआ था। नगोया, नगोया किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। इसको जापान का डेट्रॉइट भी कहते हैं क्योंकि डेट्रॉइट अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। तो डेट्रॉइट आपको याद रखना है, डेट्रॉइट। ठीक, जापान का डेट्रॉइट क्या है? नगोया। ओसाका, ओसाका क्या है? सूती वस्त्रों के लिए फेमस है और इसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। और जो कोबे है वो जापान की आयरन स्टील सिटी है और इसे जापान का बर्मिंघम कहते हैं। तो ये कोबे है जापान का बर्मिंघम, अलग पेन से करते हैं, रुकिए एक मिनट। ये कोबे है जापान का बर्मिंघम, ओसाका है सूती वस्त्रों के लिए फेमस, नगोया है ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए फेमस। ठीक है, और आइस बे मोती पालन के लिए फेमस है। आइस बे उसमें मैप में है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रमुख जल संधियाँ आ गई जो ईस्ट एशिया वाले रीजन में पाई जाती हैं। कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि ये देखिए दोस्तों, कोरिया जल संधि, सी ऑफ जापान, यहाँ पे ये है कोरिया जल संधि। अब कोरिया जल संधि क्या रही है? येलो सी, पीत सागर को जापान सागर से जोड़ने का काम कर रही है। येलो सी को सी ऑफ जापान से कनेक्ट कर रही है कोरिया जल संधि। जल संधि के बारे में मैंने बताया था, दो जल राशियों को जोड़ने वाली तथा दो स्थल भागों को अलग करने वाली जो भौतिक राशि होती है या भौतिक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। और ये किसको अलग कर रही है? कोरिया पठार को। कोरिया को किससे अलग कर रही है? जापान से अलग कर रही है। तो जापान सागर व पीत सागर को जोड़ने का काम कर रही है जबकि जापान और कोरिया को अलग कर रही है, कोरिया जल संधि। फिर इसके बाद सुंडा जल संधि आ गई। सुंडा जल संधि क्या काम कर रही है दोस्तों? सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग कर रही है जबकि जावा सागर से हिंद महासागर को जोड़ने का काम कर रही है। तो ये है आपकी सुंडा स्ट्रेट, छोटी सी सुंडा स्ट्रेट है। ये जावा है और ये सुमात्रा है। जावा और सुमात्रा को अलग कर रही है और इंडियन ओशन को जावा सी से, अंडमान सागर को जावा सागर से, ये यहाँ पे अंडमान सागर है और अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम कर रही है। फिर इसके बाद मलक्का जल संधि आती है। मलक्का जल संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मलक्का जल संधि क्या कर रही है? पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का काम कर रही है। सॉरी, ये हरमुज जल संधि है, सॉरी मलक्का नहीं है, ये गलत मैप लग गया, सॉरी। तो ये है हरमुज। हरमुज जल संधि क्या कर रही है? पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन मलक्का जल संधि क्या कर रही है? मलक्का जल संधि यहाँ पे, ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि क्या कर रही है? मलेशिया को सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ पे? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग कर रही है या इंडोनेशिया के सुमात्रा को मलेशिया से अलग कर रही है। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। मलक्का, मलेशिया, कुछ जोड़ा जोड़ा सा लग रहा है। हरमुज जल संधि क्या कर रही है? हरमुज जल संधि पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ रही है और ईरान को यूएई और ओमान से अलग करने का काम कर रही है। यूएई और ओमान को अलग कौन सी कर रही है? हरमुज जल संधि। और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी या अरब सागर से जोड़ने का काम कौन कर रही है? ओमान की खाड़ी ये है ना, ये कहाँ पे है? ये अरब सागर में है। ठीक, उसको जोड़ने का काम कौन कर रही है? हरमुज जल संधि। तो हरमुज जल संधि भी देख ली। अमूर रूस की एकमात्र नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इस तरीके से मैपिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।